मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो विवाद पैदा करने की कोशिश की जाती है, ये उन्हीं तत्वों द्वारा की जाती है जिनके पास बही खाते में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि साहब हमारे धर्म में कुछ कमियां हैं, 2000 साल से वो कमियां हैं, उन्हें दूर होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप सर आंखों पे लेते हो उस बात को। डीएमके कह देता है कि त्रुटियां हैं, कमियां हैं धर्म में, तो आपको बुरा लग जाता है। क्या आप द्रविड़ पार्टियों के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं, किसके खिलाफ? मुद्दा यह है कि 25 सांसद जीत के गए राजस्थान से। आपने राजस्थान को क्या दिया? एआरसीपी के प्रोजेक्ट को आपने मान्यता दी। मोदी जी खुद कह गए थे कि इसको हम बनाएंगे नेशनल प्रोजेक्ट। अजमेर में बोल के गए थे, क्या रहा? डीपीआर बन गई, हम लोगों ने पैसा सैंक्शन कर दिया, आप करना नहीं चाह रहे हैं। और एक मंत्री ने तो बोला कि जब सरकार बनेगी तभी करेंगे। मतलब ये जो तरीका रामराज चल रहा है, पैसे दो काम कराओ, कम पैसे दोगे तो ज्यादा मांगे जाएंगे, ऐसे ही चल रहा है ना। ये रामराज है कि कुछ और ही है? देखिए, अगर अपने काम कराने के लिए सरकार के अधिकारियों को और सरकार के मंत्रियों को पैसा देना पड़े तो उस सरकार को वैसे ही चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को तो छाती ठोक के जाना चाहिए वहां पर उद्घाटन करने के लिए, लेकिन बचते फिर रहे उद्घाटन से, क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाई। इनका वादा, सौंदर्यीकरण, इरादा हजारों करोड़ रुपए के अंदर कहीं ना कहीं घोटाला। लोकतंत्र में सरकारों को अपना बही खाता साझा करते रहना चाहिए। जिस सरकार के बही खाते में कुछ दिखाने को होता है वो घबराती नहीं है, वो अपना बही खाता सार्वजनिक करती है। और जिसके पास दिखाने को कुछ नहीं होता वो रोज नए विवाद पैदा करती है, जैसा कि केंद्र सरकार में आपको होता हुआ दिख रहा है। रोज नई लड़ाई, रोज नया विवाद। वो क्यों कर रहे हैं? रोज नया शिगुफा क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि बही खाता सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है, नियत नहीं है और कुछ दिखाने को है ही नहीं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग के दिल को दिल से छुआ है। कोई सरकारी काम जैसा होता है कि ढर्रे से चल रहा है, ऐसा नहीं। दिल से, जुनून से अगर किसी ने काम किया है तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है। हर वर्ग, हम तो यहां बैठकर चुनौती, मैं तो आया ही चुनौती देने। वो जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हमें नहीं मालूम उनका दूल्हा कौन है। जितने भी दूल्हे हैं, जितने भी बाराती हैं इस चुनाव में, हम उन सबको चुनौती देते हैं। वो सब आ जाएं और हम एक कोई व्यक्ति भेज देंगे। हमारा बही खाता हम सामने रखने को तैयार हैं, हम डिबेट करने को तैयार हैं। ये चुनौती वो स्वीकार करते हैं या नहीं, अब इसकी इंतजार है। नौजवान हो, कृषक हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, कोई ऐसा वर्ग हो, पेंशन याफ्ता बुजुर्ग हो, कोई ऐसा वर्ग आपको नहीं दिखेगा जिसको कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने छुआ नहीं हो। सबसे महत्वपूर्ण शब्द इस सरकार का कौन सा शब्द है? राहत। जब महंगाई से आहत हो गए या समाज और प्रदेश की जनता, कोविड की वजह से आहत हो गए, चरमराई हुई अर्थव्यवस्था से आहत हो गए, तब एक ऐसी सरकार जो राहत लाई हो, वो भी चाहते तो कह सकते थे कि साहब मेरी गलती नहीं है, विश्व में ये हो रहा है, जैसे कि हमारे मोटा भाई छोटा भाई करते हैं दिल्ली में बैठकर, विश्व में ये हो रहा है, वहां मंदी है, यहां ये हो रहा है, इसलिए हमारे साथ, और कुछ नहीं तो नेहरू जी वो करके गए इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चल रही। चाहते तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये कर सकते, लेकिन नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई विवाद नहीं। हर वर्ग की समस्याओं को समझते हुए उनके लिए ऐसी नीतियां बनाई कि उनको राहत मिले। यह काम होता है किसी भी संवेदनशील संजीदा सरकार का। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है
कि मैं इस प्रदेश से आता हूं जहां की सरकार का दिल धड़कता है, हर वर्ग के लिए धड़कता है, कोई अपना पराया का भेद नहीं होता इस सरकार। देखा कि महिलाओं को दिक्कत है उनके लिए, किसानों को दिक्कत है उनके लिए, वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, कोई भी ऐसी आप चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो, कोई एक योजना उठाकर देख लीजिए, ये लंबी लिस्ट है, बार बार हमारे यहां इस मंच से आपसे हम दोहराते भी रहेंगे और दोहराना चाहिए भी, लेकिन इस लिस्ट में आप कोई योजना उठाकर देख लीजिए, उस योजना में एक संवेदनशील सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री का एक धड़कता हुआ दिल की आवाज सुनाई देगी आपको। ये हमारी उपलब्धि है इस सरकार की। और इसीलिए आज जब 5 साल पूरे हो गए हैं, फिर आपके सामने हम आए हैं, आंखों में आंखें डाल करके फिर से विनम्रता के साथ राजस्थान की जनता से वोट मांगने का हम। इनके जो वादे होते हैं उसके अंदर शर्तें लागू होती हैं। जैसे मैं पहले कह रहा था कि स्टार लगाना चाहिए इनको, कि वादा तो करते हैं, फिर इनको लिखना चाहिए नीचे हमारी शर्तें जरूर पढ़ लें। ये अगर किसी योजना से लोगों में खुशखबरी का अगर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी इनकी शर्तें लागू होती हैं। यहां पर विकास के ऊपर शर्तें लागू होती हैं। इन्होंने कुछ समय पहले वादा करा था कि 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। इनकी शर्त थी कि रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। यह भी अपने आप में एक अजीब विडंबना है कि जिसके हर राजस्थान में हर व्यक्ति के बिल आते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार 100 यूनिट उनको फ्री देगी जो रजिस्टर हुआ हो। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इनका इरादा क्या था? इनका इरादा था कि फ्यूल सरचार्ज लगाकर जितना घाटा सरकार का होगा इस वादे से, वो तो जनता से ही वसूल लेंगे। और मान लीजिए उसके बाद में भी सरकार को घाटा रहता है तो बिजली नहीं देंगे, 8-8, 9-9 घंटे के पावर कट दे देंगे। महिला सुरक्षा की बात आती है तो वहां तो इन्होंने वादा ही नहीं करा, लेकिन ये डींगे मारते हैं एफआईआर करने की। जो भीलवाड़ा में जो घटना हुई, इससे शर्मसार घटना मुझे नहीं लगता कहीं किसी गृह मंत्री के लिए हो सकती है। इनके एक बड़े नेता आ रहे थे, उनके आने से पहले एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, खबर फैलती है और उसके बाद गृह मंत्री आदेश देते हैं पुलिस को, और पुलिस लिखती है पीड़िता के ऊपर आरोप लगाते हुए कि यह झूठ बोल रही है। इससे ज्यादा शर्मसार कोई बात हो सकती है क्या? हमने विश्वास करा इस बात पर, और जैसे ही पहली घटना आई थी हमने तुरंत गृह मंत्री को घेरा, लेकिन फिर डिलीट करा। अरे पुलिस कह रही है कि गलत है मामला, हम गलत आरोप नहीं लगाना चाहते। और फिर जब उनकी नेता चली गई तो सच को तो दबाया जा नहीं सकता, तो वापस पुलिस को स्वीकार करना पड़ा कि वो बात सच है। क्या तमाशा बना रखा है राजस्थान के अंदर। और आज की घटना सूरतगढ़ के अंदर एक महिला का सड़क के ऊपर जला हुआ शव मिला है। आज सुबह की घटना है, मुझे यकीन है आप सबको पता होगा इस बारे में। हर रोज राजस्थान के अंदर इस तरह की घिनौनी घटनाएं हो रही हैं। ये वादा करते हैं कि हम रिवर फ्रंट तैयार करेंगे, हम राजस्थान को सुंदर बनाएंगे, लेकिन इरादा क्या है इनका? जनता के करोड़ों रुपए खर्च करेंगे बिना किसी अनुमति के। जो सुप्रीम कोर्ट के कानून है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए रात को गली से जैसे छुप के कोई निकलते हैं वैसे उद्घाटन से बचेंगे। हजारों करोड़ रुपए का जो रिवर फ्रंट तैयार हुआ है, एक सेंचुरी के अंदर कानूनों का उल्लंघन करते हुए, मुख्यमंत्री जी को तो छाती ठोक के जाना चाहिए वहां पर उद्घाटन करने के लिए।
लेकिन बचते फिर रहे उद्घाटन से, क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाई इनका वादा, सौंदर्यीकरण, इरादा, हजारों करोड़ रुपए के अंदर कहीं ना कहीं घोटाला। अजमेर के अंदर 7 वंडर्स। अब ये चुनाव आ रहे हैं, लोग बयान देते हैं, लेकिन मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। मुद्दा ये है कि 25 सांसद जीत के गए राजस्थान से। आपने राजस्थान को क्या दिया? ARCP के प्रोजेक्ट को आपने मान्यता दी। मोदी जी खुद कह गए थे कि इसको हम बनाएंगे नेशनल प्रोजेक्ट। अजमेर में बोल के गए थे। क्या रहा? DPR बन गई, हम लोगों ने पैसा सैंक्शन कर दिया, आप करना नहीं चाह रहे हैं। और एक मंत्री ने तो बोला कि जब सरकार बनेगी तभी करेंगे। मतलब ये जो तरीका है ना काम करने का, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। सरकार किसी पार्टी की स्टेट में हो, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको आपको उसका जो शेयर है, रेवेन्यू शेयर, वो देना पड़ेगा। उसका जो डिमांड्स है देनी पड़ेंगी, उसको सहयोग करना पड़ेगा। पहले शेयर 90-10 का होता था, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम का, उसको हाफ कर दिया। हजारों करोड़ राजस्थान सरकार का जो है बकाया, वो दिल्ली दे नहीं रही। हमारे सभी सांसद बच्चे जीत के गए लोकसभा के, उन्होंने क्या योगदान दिया है बताइए? कोई नई पॉलिसी बनाई हो, कोई राजस्थान को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ हो, कहीं रेलवे लाइन सैंक्शन की हो, ARCP को सैंक्शन किया हो। और ARCP को लेकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अब ये बहानेबाजी का समय नहीं है। आप अगर करना चाहते हो तो आप करिए। और हमने तो कहा कि हम जितना मांगो उससे ज़्यादा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी नीयत में लगता है ये है कि बस चुनाव निकल जाएं, उसके बाद हम निर्णय करें हाँ या ना का। मुख्यमंत्री के कामकाज को किस तरह से लेते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, अगर कामकाज अच्छा है तो अगली बार संभव यही होगा कि ये दो आपके अलग अलग सवाल हैं। हमारे यहाँ सरकार हमेशा एक कलेक्टिव गवर्नमेंट होती है, और इस सरकार हमारी जो काम कर रही है, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव जीते थे, जनता ने वोट दिया हमारे घोषणा पत्र को पढ़कर। उन नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए कैबिनेट और सरकार ने पॉलिसीज बनाई और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और मुझे कहने में संकोच नहीं है, सरकार की अच्छी पॉलिसीज रही, अच्छा वर्क रहा और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और जनता में अब उन पॉलिसीज़ को जो हमने लॉन्च की हैं, उनको जनता तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। सरकार और सरकारी कर्मचारी एक लिमिट तक काम करते हैं ना। पब्लिक सेंटिमेंट बदलने के लिए कांग्रेस का वर्कर जो बूथ पे खड़ा होता है, वो लाभार्थियों को जाके हम अपना कम्युनिकेट करें कि हमने अपना पार्टी के लिए, सरकार ने किया है और पार्टी ने किया है, जनता तक पहुंचे। महंगाई अगर हम लोग कम कर रहे हैं, आज प्रियंका जी ने बोला ना मार्केट टाउन में, क्या जरूरत पड़ी है स्टेट गवर्नमेंट्स को महंगाई राहत शिविर लगाने की? क्योंकि केंद्र सरकार ने यहाँ पे डाका डाला है लोगों की जेब के ऊपर। 1200 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, एक समय टमाटर 200 रुपये का किलो हो गया था। तो सरकार की पॉलिसीज विफल रही हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। कौन स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम महंगाई राहत शिविर लगाएं? मजबूरी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई की मार लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। और इस स्टेप को गवर्नमेंट को सबने अप्रिशिएट किया है। अब उन पॉलिसीज और गवर्नमेंट के जो हमारे जनता के जो हमारे हमने काम किए हैं, उनको आगे तक ले जाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कमर कसनी पड़ेगी और वही आगे लेकर जाएंगे। दूसरा सवाल का आंसर नहीं है। कौन सा सवाल? ये अगर मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है तो हमेशा यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वही रिपीट। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ सरकार रिपीट करानी है, सरकार रिपीट हो जाएगी। उसके बाद जैसा पार्टी की रीति नीति रही है, चुनाव जीतने के बाद विधायक जो चुने हुए आते हैं और पार्टी चुने हुई आती है, वो निर्णय करते हैं विधायक नेता कौन बनेगा। इसमें कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूँ, पुरानी बात है। और सरकार ने काम अच्छा किया तभी तो हम लोग सब लोग कह सकते हैं कि हम पार्टी को जिताएंगे। अगर सरकार का काम अच्छा नहीं होता तो हम कैसे कह सकते थे? और मैं दावे से बोल रहा हूँ कि हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कि हम सरकार दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे काम किए हैं। और लोग तुलना कर रहे हैं पिछली सरकार के, सरकार के। और पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि अब वोटिंग डे पे जाके लोगों को निकालकर कांग्रेस के समर्थन में वोट डलवाएं। मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा था। और किसी को पूछना, ये पूछ रहा है 3 बार जवाब दे दिया और मैं फिर दे सकता हूँ। चलिए और बताइए। तो लास्ट पॉइंट बताऊँ आपको मैं कि कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब मुझे पता नहीं वो टिकट किसको देंगे, चाहे अजमेर हो चाहे बाकी जगह हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिसको भी आला कमान और हमारे जो सर्वे के बाद नाम चिन्हित किए जाएंगे, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, पूरी कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति का समर्थन करेगी और उस व्यक्ति को विधानसभा में भेजेगी। और खासकर अजमेर शहर में इन दोनों सीटों के ऊपर हम जिसको भी टिकट देंगे और जो समर्पित पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसने 5 साल तक लोगों को संभाला है, जिसने वर्कर्स के दुख सुख में भागीदारी निभाई है, उसको पार्टी टिकट देगी और वो चुनाव जीत बनाएगी। राजस्थान में जिस तरह की नकारा निकम्मा सरकार पिछले 4.5 साल से चल रही, और उस सरकार के चलते हुए राजस्थान में जिस तरह से बदहाली हुई है, एक तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजनाओं के माध्यम से गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने के लिए सकारात्मक प्रयास और सफल प्रयास कर रही है।
दूसरी तरफ माननीय मोदी जी की सरकार देश को विकसित भारत बनाने के लिए उस संकल्प को लेकर के उसकी आधारशिला के रूप में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने और सुदृढ़ करने का काम कर रही है। चाहे रेल हो, चाहे सड़क हो, चाहे हवाई मार्ग हो या जल मार्ग हो, इन सब के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ में डिजिटल क्रांति के लिए आवश्यक और भविष्य की डिजिटल आवश्यकताओं को देखते हुए हाईवेज बनाने का काम भी सफलता के साथ में पूरा कर रही है। इन सब के साथ साथ में जिस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार ने भारत के हितों के साथ में 1% भी समझौता किए बिना, चाहे वो आर्थिक जगत हो, चाहे वो कूटनीति का क्षेत्र हो और चाहे वो सामरिक या सीमाओं की सुरक्षा का क्षेत्र हो या देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा भविष्य हो, जिस तरह से इन सब विषयों पर सुदृढ़ता के साथ में काम किया है, कड़े और कठोर फैसले लिए, उसका परिणाम आज दिखाई देता है। एक तरफ भारत की छवि पूरे विश्व भर में बदली है और विश्व के नज़रों में भारत के प्रति सम्मान स्थापित हुआ है। अभी हमने देखा हाल ही 2 दिन पहले किस तरह से G20 के समापन के अवसर पर देश के सभी, दुनिया के सभी बड़े देशों के माननीय राष्ट्राध्यक्षों ने जिस तरह से भारत के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की, G20 के आयोजन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और साथ ही साथ एक नया इतिहास रचते हुए G20 की मीटिंग के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग के पहले ही दिन बिना किसी गतिरोध, बिना किसी प्रतिरोध, बिना किसी झंझट के सर्वसम्मति से सारे प्रस्ताव पारित हुए और भारत ने जिन प्रस्तावों का को आगे बढ़ाया था, चाहे वो अफ्रीकन यूनियन को सम्मिलित करने का विषय हो, चाहे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का विषय हो, चाहे वो आतंकवाद के प्रति G20 देशों के जीरो टॉलरेंस की नीति हो और चाहे मिशन लाइफ को आगे बढ़ाना जो माननीय मोदी जी ने कहा, जो पूरी दुनिया को दृष्टि दी है, इन सब विषयों पर जिस तरह से G20 में राष्ट्राध्यक्षों ने संवेद स्वर से भारत द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के साथ खड़े होने का संकल्प दोहराया है, ये निश्चित रूप से भारत की बदलती हुई छवि, भारत की बढ़ती हुई हैसियत और भारत की बढ़ती हुई ताकत के रूप में दिखाई दिया। एक ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में माननीय मोदी जी की पहचान बनना भारत के लिए निश्चित ही सम्मान का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ जहां भारत एक तरफ समग्र दृष्टि से हर एक क्षेत्र में प्रगति करता हुआ धरती से लेकर के स्पेस से लेकर के चांद और मंगल ग्रह तक अपने पदचिह्न बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो राजस्थान जो 2013 से 18 के कालखंड में डबल इंजन की सरकार के चलते हुए प्रगति के हर पैमाने पर देश में सबसे ऊंची पायदान के प्रदेशों में एक था। माननीय मोदी जी की ये नीति कि जो कोई भी योजना प्रारंभ करेंगे उस योजना को 100% धरातल पर उतारने और हर एक लाभ जो है पात्र व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इस दृष्टिकोण से योजनाओं का सूत्रपात करेंगे, इस दृष्टिकोण से योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उस इम्प्लीमेंटेशन की दौड़ में राजस्थान जहां हमेशा ही पहले, दूसरे, तीसरे पायदान के स्टेट्स में रहता था, वो आज पिछड़ करके इस भ्रष्टाचारी सरकार के चलते हुए आज नीचे के पहले, दूसरे, तीसरे पायदान पर पहुंचा है। यदि मैं जल जीवन मिशन मात्र की बात करूं जो सीधे प्रत्यक्ष मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, राजस्थान को अधिकतम संसाधन देश में देने के बावजूद, 30,000 करोड़ रुपया देने के बावजूद भी भ्रष्टाचार की लालसा में जिस तरह से प्रोग्राम को डिले किया गया, जिस तरह से बार बार टेंडर्स को जो है जारी करके फिर खारिज किया गया, बार बार टेंडर्स को रोका गया, अपने चहेतों को पूल करके टेंडर न मिल सके तब तक के लिए टेंडरों को लटकाया, अटकाया, भटकाया गया, गुणवत्ता के साथ में सीवियर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और उसके घोटालों की जांच अब ACB से लेकर के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तक सभी लोग कर रहे हैं। और राजस्थान इसके चलते हुए जिस राजस्थान को सर्वाधिक पैसा दिया गया था वो पैसा खर्च भी नहीं कर पाया और नीचे से दूसरे, तीसरे पायदान पर आज लटक रहा है। ये परिस्थितियां कमोबेश सभी जगह, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इसी तरह के हालात हैं, स्वच्छ भारत मिशन की अगर मैं चर्चा करूं उसमें भी राजस्थान में इसी तरह के हालात हैं, गोवर्धन मिशन की चर्चा करूं उसमें भी इसी तरह के हालात हैं। एक तरफ भारत को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी की सरकार काम करती है, दूसरी तरफ राजस्थान को भ्रष्टाचार की आकांक्षा के साथ में पिछाड़ने का काम वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार कर रही है। सरकार का फोकस कुर्सी बचाने पर होने के चलते हुए
या सरकार के मुखिया का एकमात्र ध्यान कुर्सी पर बने रहने या चिपके रहने पर होने के चलते हुए आज राजस्थान के 7.5-8 करोड़ लोगों ने कीमत चुकाई है। किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। युवा का भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है। राजस्थान में जिस भी परिवार में युवा बेटी है, युवा बहन है, युवा बहू है, वो परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। न राजस्थान में घर सुरक्षित बचे, घरों से उठा करके राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं हो रही है। न राजस्थान में पुलिस थाने सुरक्षित बचे, पुलिस थानों में बलात्कार